जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल के क्या फायदे हैं शायद मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जल के बगैर तो जीवन संभव है ही नहीं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले तो आपके सिलेबस और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से समझ लेते हैं। एक प्रश्न आपको 100% बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। चलिएगा बात करते हैं सबसे पहले कि जल संसाधन क्या है। जल संसाधन एक चक्रीय संसाधन है, चक्रीय साइकिल। अब आप ये समझिएगा, अभी चक्रीय संसाधन आपको पता है, पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बन जाते हैं, बादल फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बारिश कर देते हैं, तो और फिर वही पानी नदियों में और फिर समुद्र में चला जाता है, वहां से फिर पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। तो ये चक्कर चलता रहता है। छोटी क्लासेज से हम इसको समझते आए हैं। तो जल चक्कर याद आ रहा होगा, जल चक्कर पढ़ा हुआ है आपका। तो जल एक चक्रीय संसाधन है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद अब आपको यह भी पता है भी हमारी इस अर्थ के ऊपर सबसे अधिक पानी ही पाया जाता है, और वो भी कितना 71%, 71% है वो पानी पाया जाता है। इसका मतलब जमीन कितनी बची पीछे, 29%, 29% स्थलीय भाग है और 71% है वो पृथ्वी के ऊपर जल पाया जाता है। इसका मतलब फिर जल की तो कमी होनी ही नहीं चाहिए। खूब सारा पानी जब उपस्थित है, इसमें भी कमबख्त एक समस्या है। 71% पानी तो है, लेकिन ज्यादातर पानी तो खारा है भाई। खारा मतलब लवणीय है। तो जितना पानी पृथ्वी के ऊपर है उसका 97% जो पानी है वो लवणीय है, खारा है। मीठा जल जिसको हम कहें अलवणीय जल, वो तो केवल मात्र 3% ही है। और हम तो अलवणीय यानी मीठा जल ही तो काम में लेते हैं, चाहे पीने की बात आ जाए, चाहे खेतों की बात आ जाए, उनमें हम मीठे पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, अर्थात अलवणीय जल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए पृथ्वी पर कुल कितना पानी, 71%। कितना अलवणीय जल, 3%। इतनी बात याद रखोगे। अब देखिएगा भारत के कुछ तथ्य देख लेते हैं विश्व के संदर्भ में भी। विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो भारत में है। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 2.4% जो एरिया है वो भारत में है। विश्व के जल संसाधन जितने भी हैं उसमें 4% जल संसाधन है वो भारत में उपलब्ध है। और विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में है, लगभग 16% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। तो छोटे प्रश्नों के लिए ये 3 आंकड़े भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब बात आती है इस जल संसाधन की जो हम बात कर रहे हैं, इसके प्रमुख सोर्स क्या है। तो 2 प्रमुख सोर्स हैं, एक है धरातलीय जल और दूसरा है भौम जल यानी भूमिगत जल। धरातलीय जल जैसे नदियां, झीलें, तलैया, तालाब। नदियां, झीलें, तलैया और तालाब। तलैया मतलब छोटे तालाब, जैसे अपने जोहड़ होते हैं, तो छोटे तालाब को तलैया ताल है वो कहा जाता है। और भूमिगत जल हम किसके रूप में प्राप्त करते हैं, किसके माध्यम से, कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेल के माध्यम से हम जो जमीन के अंदर का जो पानी है उसको हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए धरातलीय जल और भौम जल का कृषि, घरेलू उपयोग और औद्योगिक दृष्टि से कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो धरातलीय जल की बात करें तो कृषि में 89%, जबकि भौम जल का कितना प्रतिशत कृषि में इस्तेमाल होता है, 92%। और धरातलीय जल 9% घरेलू कार्य में यूज होता है। और धरातलीय जल का 2% जो पानी है वो औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होता है।
और भूमिगत जल में 3% घरेलू कार्य में और 5% है वो उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप एक चीज तो यहां क्लियर देख पा रहे होंगे, चाहे पानी धरातलीय है चाहे भूमिगत जल है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस में होता है? कृषि में होता है, कृषि में होता है, एग्रीकल्चर में होता है। किसके माध्यम से होता है? इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से। सबसे ज्यादा भारत में जो जल की जो मांग है, डिमांड है, वो सिंचाई की रहती है। और सिंचाई यानी कृषि, तो सिंचाई के अंदर यानी कृषि के अंदर जल का सबसे अधिक इस्तेमाल इंडिया में होता है। और यह भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है भी आने वाले समय में घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल की डिमांड है, उसके बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए हमें जल को बचाना जरूरी है, एक सतत पोषणीय दृष्टि से कार्य करना ही होगा। अब बात यह है कि भारत में भाई हमें पानी मिलता कितना है, कहां से आता है पानी? पानी तो बारिश से आता है। समुद्र का जितना भी, महासागरों का जितना पानी है वो तो आपको पता है खारा पड़ा है। ये 97% जो पानी है ये तो खारा है। समुद्र का जो पानी है वो तो खारा है, हमारे किस काम का भाई? अब उतने बड़े खारे पानी को हम कैसे आरओ लगाकर मीठा कर लें? आजकल तो अपने घरों में मीठा पानी, अच्छा पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ ढंग से आरओ नहीं लगाया जा रहा है, तो समुद्र वाला तो कहाँ से अपने मीठा कर लेंगे? तो देखिए, भारत के अंदर जो पानी हमें उपलब्ध होता है या कहीं पर भी, वो वर्षण से प्राप्त होता है। वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब होता है पानी का किसी भी रूप में जमीन पर आना, चाहे वो बारिश के रूप में आए चाहे वो बर्फ के रूप के अंदर आए। तो भारत के अंदर एक वर्ष में जो पानी हमें प्राप्त होता है, एक साल की बात कर रहा हूं, वो है 4000 घन किलोमीटर। 4000 घन किलोमीटर, यानी घन किलोमीटर समझ गए आप? 1 किलोमीटर लंबाई वाला एरिया, 1 किलोमीटर चौड़ाई और 1 किलोमीटर ऊंचाई के एरिया में जितना पानी है उसको 1 घन किलोमीटर कह दिया जाएगा। तो भारत के अंदर एक साल में हमें 4000 घन किलोमीटर पानी है वो मिलता है। लेकिन क्या हम इस सारे का इस्तेमाल करते हैं? नहीं भाई, क्योंकि चक्कर चलता रहता है, वाष्पीकरण हो गया, पानी उड़ गया, आधा पानी तो फिर वापिस इधर उधर हो जाता है। तो इस 4000 घन किलोमीटर का जो हमें धरातलीय या पुनः प्राप्ति योग्य जो भौम जल के रूप में हमें केवल 1800 गुणियेतर 1869 घन किलोमीटर जल है वो मिलता है। और उसमें से भी हम केवल मात्र 60% जल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका 60% हो गया अपना 1122 घन किलोमीटर। 4000 टोटल पानी आया और फिर धरातलीय और भूमिगत के रूप में हमें 1869 किलोमीटर, और उसका भी 60% यानी 1122 घन किलोमीटर जल का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। और इसका भी अगर रेशो निकाल दें तो 692 घन किलोमीटर तो धरातलीय जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और 432 घन किलोमीटर है उसे हम पुनः प्राप्ति भौम जल के रूप में हम काम में लेते हैं। तो ये तो एक पूरा डाटा हो गया कि साल भर कितना पानी आता है, कितना हमारे तक पहुंचता है, कितना उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और 692 घन किलोमीटर हम धरातलीय रूप में, एक वर्ष की बात हो रही है, और 432 घन किलोमीटर है उसको हम भौम जल के रूप में प्राप्त करते हैं, यूज करते हैं। अब आप यहां देख पा रहे हो, हमने कहा धरातलीय जल किस रूप में मिलता है? नदी, झीलें, तालाब, ये खूब सारे भारत के अंदर झीलें हैं, तालाब हैं। नदियों की बात करें तो भारत के अंदर 10,360 के आसपास नदियां हैं भाई। और नदी सिलेबस के हिसाब से बात करें तो किसे माना है? कम से कम जिसकी 1.6 किलोमीटर लंबाई है उसी को हमने नदी माना है। इस हिसाब से तो नदियां खूब है भारत में। 10,360 किलोमीटर 10,360 है वो भारत के अंदर नदियां हैं।
और एक चीज यहाँ ये भी समझ लीजिए, आपको पता है हमने 11वीं क्लास में भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर भौतिक वाली जो बुक है उसके अंदर नदियों के बारे में अच्छे से समझा है। नदी बेसिन पढ़े हैं हमने, सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन, सारी, कावेरी, गोदावरी, महानदी बेसिन है, इनके बारे में पढ़ा है। आप जानते हो अच्छे से भी नदी बेसिन क्या होता है, जल संग्रहण क्षेत्र है वो क्या होता है। एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जितने इलाके का पानी लेकर आती है, जहां जहां तक वो जाती है वो नदी बेसिन होता है। जहां से पानी लेके आती है वो जल ग्रहण क्षेत्र होता है। तो एक चीज यहां आप समझ जाएंगे अब, तो इसका मतलब नदी में जल प्रवाह है वो किस पर निर्भर करेगा। एक अच्छा छोटा क्वेश्चन निकल सकता है। हमने कहा नदी के अंदर वार्षिक रूप से लगभग 1869 घन किलोमीटर पानी प्रवाहित होता है, लेकिन ये पानी का जो प्रवाह है ये पानी कहां से आता है, किस पर डिपेंड करेगा ये। तो ध्यान दीजिए, अच्छा एक छोटा प्रश्न निकलता है कि नदी में जल प्रवाह की निर्भरता किस पर होती है, यानी किन कारकों पर निर्भर करती है। तो दो मेन कारक है इसके। एक तो है जल ग्रहण क्षेत्र का आकार, कितने एरिया का पानी वो नदी लेकर आ रही है। तो जल ग्रहण क्षेत्र जितना बड़ा होगा नदी का पानी का प्रवाह भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उस नदी में पानी होगा। और दूसरा भाई ये है, अब हम जिस एरिया जहां से पानी आ रहा है वहां बारिश होगी तो पानी आएगा ना, वहां बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा। तो ध्यान रखिए, दूसरा कारक क्या हो गया, जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर। तो जल ग्रहण क्षेत्र का एरिया और उस एरिया में होने वाली वर्षा के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नदी में जल प्रवाह की निर्भरता। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एक चीज यहां आपको और बता दूं मैं, एक अच्छा प्रश्न बनता है कि दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं, दक्षिणी भारत की जितनी प्रमुख जो नदियां होती है उसके अंदर एक साल में जितना जल प्रवाहित होता है उसका लगभग हम सभी जो कंप्लीट जो पानी होता है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि उत्तरी भारत में विशेषकर जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो बेसिन का जो इलाका है या इन नदियों बेसिन का जो पानी है वो हम सारा यूज नहीं कर पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण क्या है, हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो आती है, एक तो वहां खूब बारिश होती है, ज्यादा बारिश होने के कारण वो जल ग्रहण क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है तो उससे पानी का बहाव है वो तेज होता है। और उन नदियों के बीच में कोई जलप्रपात भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है, पानी आ रहा है और धड़ाधड़ आगे समुद्र में जाया जा रहा है, तो इसलिए हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। जबकि दक्षिणी भारत में आपको पता है एक तो जल का जो प्रवाह है, क्योंकि बारिश तो थोड़ी कम होती है वहाँ, तो जल का प्रवाह कम है और बीच बीच में वहाँ पर जलप्रपात भी बन जाते हैं और साथ में तालाबों के माध्यम से उन नदियों का पानी है वो इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि वो खेतों के अंदर पानी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया जा सके। तो इसलिए दक्षिणी भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग है वो काम में ले लिया जाता है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में कंप्लीटली ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये भी आपके नॉलेज के लिए एक अच्छी बात थी। अब चलते हैं वापिस, हम भौम जल को लेकर आगे आ जाते हैं। हमने क्या कहा भी, भौम जल यानी कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेल जिसको हम कहते हैं, पानी निकालना, मोटर लगा के जमीन से पानी निकालने की बात आ गई। भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों में इस भौम जल का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि बताइए क्या कारण है भी सबसे अधिक काम में लिया जाता है, वो प्रमुख कारण है सिंचाई, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई है वो की जाती है इस वजह से, क्योंकि साल भर तो बारिश होती नहीं है। अब एक अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है ना, हमने क्या कहा, भारत में जल की मांग किसके लिए है, हमने कहा सिंचाई के लिए है, सिंचाई के लिए है। तो इसका मतलब कृषि क्षेत्र में हमें सिंचाई युक्त जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या आप सोच सकते हो भी सिंचाई की आवश्यकता क्यों है भारत के अंदर? हम समझ सकते हैं अच्छे से
सिंचाई की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर जो वर्षा का, बारिश का जो वितरण है वो असमान है। कहीं पर कम बारिश होती है, कहीं पर ज्यादा बारिश होती है, और उसका टाइम पीरियड भी सही डिसाइड नहीं है। और जब टाइम पर बारिश नहीं होगी, सही मात्रा में पानी जो फसलों को नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इरिगेशन को अपनाना पड़ेगा, सिंचाई अपनानी पड़ेगी। और सिंचाई को नहीं अपनाएंगे तो फसलें खराब हो जाएगी भाई। और कुछ फसलें तो ऐसी होती है जिनको, जैसे गन्ना है, चावल है, उनको तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अब बारिश तो निश्चित टाइम होती है। आपको पता है भारत के अंदर किस मानसून से बारिश होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कभी ज्यादा, कभी कम, और कभी लेट सेट, मर्जी का मालिक है भी, कब बारिश करेगा कब नहीं करेगा। कभी तो इतनी कर देता है भी बाढ़ आ जाती है, और कभी ये हाल कर देता है भी देश के अंदर सूखा हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो इसलिए हमें सिंचाई को अपनाना पड़ता है। सिंचाई नहीं करेंगे तो फसलें अच्छी कैसे होगी? अगर हम चाहते हैं बहुफसलीकरण, हम कृषि गहनता को अपनाना चाहते हैं, हम एक से ज्यादा फसलें लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? सिंचाई करनी पड़ेगी। और जिस जमीन के ऊपर सिंचाई होती है उसका उत्पादन है वो बिना सिंचाई वाली भूमि से ज्यादा होगा। तो सिंचित क्षेत्र में प्रोडक्शन है वो ज्यादा मिलेगा असिंचित क्षेत्र की तुलना में। आपको याद है देश के अंदर हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति के लिए भारत सरकार ने कौन सा एरिया चूज किया था? वो एरिया जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहां पर हम जो गेहूं के मैक्सिको से बीज लाए अधिक उत्पादन वाले, चावल के जो हम फिलीपींस से अधिक उत्पादन देने वाले जो बीज लेकर आए, किस्में लेकर आए, वहां पर उगाई थी हमने। क्योंकि हम बारिश पर डिपेंड नहीं रह सकते थे, वो रिस्क नहीं उठा सकते थे, तो इसलिए हमने सिंचाई वाले क्षेत्रों का चयन किया था। और उसकी अब आपको उसके बारे में अच्छे से हम समझ चुके हैं भी। फिर हमने वहाँ कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, उर्वरक है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया, और उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हुए। तो सिंचाई, बारिश का पानी मिल रहा है तो अच्छी बात है, वरना हम सिंचाई किससे कर लेंगे? कुएं और नलकूप से हम सिंचाई कर लेंगे। तो एक अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने ये समझ लिया ना भी सिंचाई, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। अब हम ये समझे भी जिस इलाके के अंदर भूमिगत जल की जो सिंचाई है, यानी भूमजल का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भूमजल के अधिक उपयोग के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? एक तो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर हरित क्रांति आई थी, सिंचित एरिया इधर का ज्यादा था, वहां का जो भू जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो बहुत नीचे चला गया है। तो आजकल जो ट्यूबवेल लगाते हैं 400-500 फीट पर चले गए हैं, बहुत नीचे गहराई में चले गए हैं। ज़्यादा गहराई में जाओगे तो बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी, बड़ी मोटर लगाओगे तो इसका मतलब वो लाइट ज़्यादा खाएगी, ऊर्जा की खपत है वो ज़्यादा होगी, तो कितना बड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो अगर हम ज़्यादा इस कुएं नलकूप वाले पानी को, ट्यूबवेल वाले पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है। हमारे इलाके में कई बार होता है, क्योंकि यहाँ चावल की खेती भी होती है, जब थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत से ट्यूबवेल लगे हुए हैं और एक साथ अगर वो 400 फुट वाले ट्यूबवेल हैं और एक साथ चला दिया जाता है, तो बीच बीच के जो ट्यूबवेल हैं वो पानी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि वाटर लेवल वहाँ पानी नहीं मिलता। नीचे से पाइप कहाँ से पानी खींच के लाए? धरती को तो छील दिया है हमने और सारा पानी हमने बाहर निकाल लिया। पानी वहाँ जाता कहाँ है? बारिश का पानी आता है, वही तो रिस रिस के नीचे जाता है, उसी को हम कुएं, नलकूप, ट्यूबवेल, मोटरों के माध्यम से बाहर निकाल लाते हैं। दूसरा दुष्परिणाम हमें राजस्थान, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है भी। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने से भूमिगत जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, हड्डियों की समस्याएं हो रही है, दांतों की समस्याएं हो रही है। और हमारे राजस्थान में तो अजमेर के आसपास
जहां फ्लोराइड बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस एरिए को कुब्बड़ पट्टी कहने लग गए हैं। नागौर और अजमेर के बीच के इलाके को तो कुब्बड़ पट्टी कहने लग गए हैं, क्योंकि वहां पर फ्लोराइड युक्त जल है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो फ्लोराइड है वो बहुत नुकसानदायक है अधिक मात्रा में होना। इसी प्रकार अगर हम पश्चिम बंगाल और बिहार की बात करें तो वहां के भी कुछ भागों में आर्सेनिक जो एक विषैली धातु है, आर्सेनिक की मात्रा भी पानी में बढ़ती जा रही है। और जब ये आर्सेनिक युक्त पानी जब हम पिएंगे तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, खेती के लिए सिंचाई जरूरी है, सिंचाई जरूरी है। अब वो सिंचाई किस माध्यम से करते हैं ये भी होता है। और अगर हम भूमिगत जल के माध्यम से ज्यादा सिंचाई करते हैं तो उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये समस्याएं हैं वो भी हमारे सामने आएगी। तो यहां कोई भी चीज आपके सिलेबस में जोड़ी गई है तो क्लियर करने के लिए भी ये चीज, अगर आप ये भी कुएं नलकूप का यूज करते हो, पंजाब हरियाणा राजस्थान तमिलनाडु में ये ज्यादा यूज होता है, ज्यादा यूज करोगे तो भैया प्रॉब्लम भी होगी। जहां जहां ज्यादा यूज होगा प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये भी समझ विकसित करनी है भी ज्यादा कुछ भी किसी भी चीज की जो अति होती है वो बहुत नुकसानदायक होती है, ये आप यहां समझ पा रहे हो। हमने कहा भी खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, क्योंकि असमान वितरण है बारिश का, हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद 1951 से हमने जब पंचवर्षीय योजनाएं देश के अंदर स्टार्ट की तो उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने सिंचाई विकास को प्राथमिकता दी थी, इरिगेशन को बहुत ध्यान में रखा था। और इसके तहत कई बहुउद्देशीय नदी योजनाएं स्टार्ट की थी। बहुउद्देशीय, एक से ज्यादा उद्देश्यों को लेकर जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो कहा जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में भी हमने सिंचाई विकास को प्राथमिकता दी। और उसके तहत छोटे प्रश्नों के रूप में ध्यान रख लीजिएगा, हमने भाखड़ा नांगल बांध बनाया, हमने हीराकुंड परियोजना स्टार्ट की, दामोदर घाटी परियोजना स्टार्ट की, नागार्जुन सागर परियोजना स्टार्ट की। यानी यहाँ पर हमने बांध बनाए हैं भी, भाखड़ा नांगल बांध बनाया, हीराकुंड बांध बनाया, दामोदर बांध बनाया, नागार्जुन सागर बांध यानी परियोजना स्टार्ट की। और IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान को अगर संभाले हुए हैं तो यही इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसका पुराना नाम राजस्थान नहर है वो कहलाया जाता था। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उस राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया था। ये भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुन, IGNP, इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सिंचाई विकास के लिए जो भारत के अंदर बनाई गई प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। आप समझ पा रहे हो अच्छे से। आज का अपना मूल टॉपिक, मूल उद्देश्य क्या है, आज हमने क्या जाना है? आज की क्लास में हमने जाना है भी जल कितना पानी है, 71% भाग पर पानी है और उसमें से 3% ही मीठा पानी है। फिर हमने कहा जल संसाधन भारत में कितना है, विश्व का 4% है। हमने ये भी जाना 4000 घन किलोमीटर साल में बारिश होती है, लेकिन 1869 भूमिगत और जो धरातलीय जल है उसके रूप में हमें पानी उपलब्ध होता है। उसका 1122 घन किलोमीटर हम काम में लेते हैं, 690 धरातलीय जल के रूप में और 432 हम कुएं नलकूप यानी भूमिगत जल के रूप में काम में लेते हैं। जल के दो प्रमुख स्रोत धरातल और भौमजल की बात की और हमने कहा नदियां, झीलें, तालाब, जो छोटे तालाब तलैया हैं वो धरातलीय जल कहलाता है, भौमजल है वो कुएं नलकूप है। तो यानी इनके माध्यम से हम पानी को है वो प्राप्त करते हैं। तो आप ये समझ पा रहे हो भी धरातल के ऊपर और अंदर पाए जाने वाले इस भूमिगत जल को ही हम क्या कहते हैं, जल संसाधन कहते हैं। हमारे लिए जो काम का है उसे ही हम कहेंगे संसाधन। संसाधन का मतलब भी यही होता है जो मानव के लाभ के लिए हो वो संसाधन है। तो ये धरातलीय जल और भूमिगत जल हमारे काम के हैं, तो इसलिए हम इसी को ही पढ़ रहे हैं। फिर कृषि में हमने देखा सबसे ज्यादा धरातलीय जल 89% और भौम जल है वो 92% सबसे ज्यादा यूज होता है। किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से। सिंचाई के कारण
ये सबसे ज़्यादा कृषि में इस्तेमाल है। भविष्य में हमने कहा घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसकी जो आवश्यकता है वो ज़्यादा पड़ेगी। फिर हमने ये देखा भूमिगत जल कहाँ पर ज़्यादा, पंजाब हरियाणा। फिर हमने ये कहा भी भूमिगत जल के अधिक उपयोग से अलग अलग क्षेत्रों में कौन से दुष्परिणाम हमने देखने को मिल रहे हैं। हमने ये भी आज की क्लास में अच्छे से मैंने आपको ओरली समझाई ये चीज़ भी, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है उसकी बात भी हमने की। और प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं, प्रथम नहीं पंचवर्षीय योजनाओं, क्योंकि अलग अलग योजनाओं में अलग अलग प्रोजेक्ट है ये चले थे, तो पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी नदी घाटी योजनाएं आई उसके बारे में जाना। नदी के अंदर कितना जल प्रवाहित होगा, उसकी निर्भरता किस पर है उसके बारे में भी हमने जाना भी भारत के अंदर लगभग 10,360 नदियां हैं वो उसके अंदर ये भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझे होंगे। देखिएगा आप, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यार ये तो इजी सा टॉपिक है। हाँ टॉपिक इजी है, मैं ये नहीं कह रहा टॉपिक हार्ड है, लेकिन गौर करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉपी के ऊपर पेन चलाना चाहिए। कहीं रटे रटाए या बने बनाए नोट्स की बजाय मैं चाहता हूँ पाठ्य पुस्तक भी पढ़ें और वीडियो के माध्यम से भी आप नोट्स बनाएं। अपने हाथ की मेहनत है वो जाया नहीं जाती। जो अपने हाथ से दिमाग से जो मेहनत करेगा वही कामयाबी के शिखर को छुएगा, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज शिक्षा हो, चाहे बाद में सरकारी नौकरी यानी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की बात हो। जो स्वयं मेहनत करेगा वो 100% सक्सेस होगा। चलिएगा अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ ले लीजिएगा, नोट्स फॉर्म में जरूर उतारिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।